क्रॉप में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक, वो है स्टूडेंट्स हमारा राइस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चावल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चावल के बारे में हमसे पेपर में लगातार पूछा, ठीक है, जाता है। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता था, तो चावल का सबसे पहले पूछा जाता है वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम, क्योंकि ये वनस्पति है, ठीक है, वनस्पतिक नाम पूछा जाता है। यदि स्टूडेंट जानवर यदि होता, यदि हम जानवर की बात करें तो जानवर के नाम के सामने बॉटनिकल शब्द नहीं लगता, जानवर के नाम के सामने बॉटनिकल नहीं लगता, क्या लगता है सर, इनके सामने लग जाता है साइंटिफिक नेम। कई बार आपको पेपर में जो है बॉटनिकल नेम ना बोलकर साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है चावल के लिए या किसी भी, ठीक है, सब्जियों के लिए, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट चावल का जो वनस्पतिक नाम होगा वो क्या होगा। यदि आप क्वेश्चन देखना चाहें कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज, ठीक है, मतलब चावल का वैज्ञानिक नाम, चावल का वैज्ञानिक नाम है, क्या है चावल का वैज्ञानिक नाम। तो क्या स्टूडेंट्स ये ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा, या ये स्टूडेंट्स ओराइजा ग्लेविरमा है, या स्टूडेंट्स बोथ ए और बी दोनों है, या स्टूडेंट्स डी नन ऑफ दीज है। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सर चावल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है स्टूडेंट्स हमारा ओराइजा सटाइवा। क्या लिखते हैं नाम में हम लोग, ओराइजा सटाइवा के नाम से लिखा जाता है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में भी पूछा जाए तो, ठीक है। तो वनस्पतिक नाम क्या हो गया, ओराइजा सटाइवा, लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब वनस्पतिक नाम के बाद में यदि आप लोगों से, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, फैमिली पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कौन से कुल का है, कौन से परिवार का सदस्य है, ग्रैमिनी परिवार का सदस्य है। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये ग्रैमिनी परिवार का है। ओके चलिए ठीक है, क्वेश्चन ले लीजिए फिर। क्वेश्चन है हमारा, राइस बिलोंगिंग टू विच फैमिली। जी, चावल किस परिवार का सदस्य है, चावल किस परिवार का सदस्य है। पहला ऑप्शन, क्या ये स्टूडेंट्स ग्रैमिनी परिवार का सदस्य है, क्या ये स्टूडेंट्स पोएसी परिवार का सदस्य है, क्या ये स्टूडेंट्स ग्रास फैमिली का है, या ये स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, ये सभी का है। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं जी, वेरी गुड। ऑप्शन ए और बी दोनों आना चाहिए, और कोई।
तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, ग्रेमनी, पोएसी और घास कुल, ये तीनों एक ही हैं। घास कुल को ही पोएसी कहा जाता है, पोएसी को ही ग्रेमनी कहा जाता है, ग्रेमनी को ही घास कुल कहा जाता है। ये तीनों एक ही है, अलग कोई नहीं है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये इसका जो आंसर भी होगा, क्या होगा इसका आंसर? ये सभी, ऑल ऑफ दीज इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बस ऑप्शन ए जो बच्चे रट के जाएंगे उनका आता है। कई बार यदि आपको ग्रेमनी मिले तो याद रखना इसी को क्या कहा जाता है, घास कुल कहा जाता है। चावल है, गेहूं है, ये कौन से परिवार के सदस्य हैं? तो सर ये ग्रेमिनी परिवार के, इसी को क्या कहा जाता है, घास कुल, क्योंकि इसमें घास आती है, घास भी इसी में आती है। चलिए ठीक है भाई, बन जाएगा। फैमिली यदि आती तो फैमिली भी बन जाएगी। फैमिली के बाद में यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स ओरिजिन प्लेस पूछ लिया जाए कि इसका उत्पत्ति स्थान कहां है जी, इसके बाद में आप लोगों से ओरिजिन प्लेस यदि आ जाए, उत्पत्ति स्थान यदि आ जाए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स उत्पत्ति स्थान? जरा मैसेज करके बताइए। उत्पत्ति स्थान इंडिया के साथ जाना चाहेंगे आप जी? तो स्टूडेंट्स उत्पत्ति स्थान है इसका इंडो वर्मा, इंडो वर्मा, इंडो और वर्मा वाला भाग, मतलब इंडिया वाला और बर्मा। बर्मा पुराने समय में कहते थे, आज उसका नाम हो गया है म्यांमार। आज उस देश का नाम क्या हो गया? म्यांमार हो गया। तो इंडो वर्मा वाला जो भाग है वहां पर चावल की उत्पत्ति मानी जाती है, इंडो वर्मा। बोलिए यस सर। या इंडो वर्मा यदि आपको ऑप्शन में बाय चांस ना मिले तो क्या मिलेगा आपको? तो ऑप्शन में हमें मिल सकता है साउथ ईस्ट एशिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, दक्षिण, ठीक है, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। एशिया मतलब जिसमें इंडिया भी आता है, ठीक है, म्यांमार वाला हिस्सा भी आता है, बर्मा वाला, ठीक है, इसी में आपका श्रीलंका आता है, बांग्लादेश आता है, चाइना भी आता है इसी में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान भी इसी में आता है, एशिया महाद्वीप में। तो उसका कौन सा वाला भाग? बोल सर दक्षिण पूर्व वाला जो भाग होगा, ठीक है, वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर देश नहीं है इसका उत्पत्ति स्थान में, पर्टिकुलर एक देश नहीं है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स चावल जो है वो कब लगाया जाता है? चावल जो है कब लगाया जाता है, जरा बताइएगा। इसका जो सोइंग टाइम है, सोइंग टाइम, ठीक है, मतलब बुआई का समय, बुआई का समय क्या है स्टूडेंट्स? इसके बुआई का समय मैसेज करके बताइए जरा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? कब लगाया जाता है इसे? तो ऑप्शन है आप लोगों के पास में सोइंग टाइम में, क्या स्टूडेंट्स इसे जून जुलाई में लगाया जाता है, या स्टूडेंट्स इसे मई जून में लगाया जाता है, या इसे मार्च अप्रैल में लगाया जाता है, या इसे, ठीक है, अगस्त सितंबर में लगाया जाता है? कब लगाया जाता है? यदि आपसे पेपर में ये क्वेश्चन दिया जाए तो मैक्सिमम बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं, क्योंकि आंसर बिल्कुल करीब के हैं, ठीक है, करीब के हैं, दूर दूर वाले ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल पास पास वाले ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए यहां पर। तो क्या लिखेंगे आप इसमें? चलो कुछ लोग को कहना है कि सर ये तो खरीफ की फसल है। बोले हाँ बिल्कुल खरीफ की फसल है, खरीफ क्रॉप है, जो पानी में लगाई जाती है वो खरीफ खराब हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग खरीफ बोल सकते हैं। ये खरीफ फसल है हमारी, समझने के लिए। अब इसे लगाया कब जाएगा इंडिया में? इसका जो बेस्ट टाइम है वो कब का है?
जी। ऑप्शन ए जून जुलाई। गुड। और कोई? बेस्ट टाइम टू सो राइस इन इंडिया, सबसे अच्छा समय कब माना जाता है? तो स्टूडेंट्स, असम तरफ, केरला तरफ, मतलब जो साउथ है, साउथ में पहले पानी आ जाता है। और चावल का सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया में कहां उगाया जाता है? अब ये मत बोलना कि सर जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है, सर यहां तो बारिश के बाद लगाते हैं। बारिश तो सर जून में आ जाती है। तो हम लोग तो सर जून जुलाई आंसर लगाएंगे। तो आपके यहां बारिश लेट आती है बेटा। ठीक है, गलती इसमें आपकी थोड़ी है। आप जून जुलाई लगा के आना चाहेंगे। हाँ, लगाया जाता है। आपको क्या के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। तो इंडिया में कब लगाई जाती है? तो सर जो असम का एरिया है, केरला, एक महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले यहां पर तो ये कब लगाएंगे? तो सर ये मई और जून के समय में लगा देते हैं। मई जून में, मई जून में लगा देते हैं। यूपी वाले, छत्तीसगढ़ वाले, बिहार वाले ये कब लगाते हैं? सर ये जून जुलाई में लगाते हैं। पंजाब वाले थोड़ा और लेट लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास में लेट पानी पहुंचता है। और क्योंकि हमारे यहां इंडिया का जो वेदर है वो कहां से आता है? तो सर वो साउथ से इधर आता है। साउथ में पहले पानी गिर जाता है। बोले यस सर, मई जून है वही आंसर। मतलब खरीफ का ही फसल है, जिसे हम लोग जून जुलाई लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए आंसर सिलेक्ट करना है। जो ऑप्शन रहेंगे पहले उसको एनालिसिस करना है, फिर आंसर देना है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि आए, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया और यूनिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, लगातार पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन हमारा। तो स्टूडेंट्स, आपने चावल देखा है? बोले यस सर, देखा है। तो चावल खेत से डायरेक्ट उगता है क्या? बोले सर नहीं। सबसे पहले क्या आती? सर सबसे पहले आती पैडी। सबसे पहले क्या आती सर? पैडी। पैडी मतलब क्या होता सर? धान। धान को, ठीक है, क्या किया जाता सर? धान का छिलका निकाला जाता। छिलका निकालने के बाद में वो चावल बनता है। बोले हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रेंड्स, धान ऊपर से जब पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। और उसके अंदर क्या पाया जाता है सर? उसके अंदर पाया जाता है गूदा पाया जाता है। बोलिए सर। तो ये जो फल तैयार होता है, जो फल जो तैयार हुआ है, इस फल को क्या कहते हैं? इस फल की जो डिजाइन है, जो तैयार हुआ है, ये सीड, ये बीज जो है, इस बीज को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बना है इससे, सीड ऑफ राइस इज कॉल्ड, मतलब इसके बीज को क्या कहते हैं? ठीक है, चावल के या धान के बीज को कहा जाता है, को कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो क्या स्टूडेंट्स, इसे पॉड कहा जाता है। पॉड मतलब जो फली नुमा होते हैं, जिसमें फलियां निकलती हैं। जैसे क्या हो गया? मूंगफली हो गया, मूंगफली है उसमें। ठीक है, जैसे मटर हो गया, मटर, तो मटर में क्या है? अंदर से दाने दाने निकलते हैं, फली नुमा होता है। जैसे आपका सोयाबीन हो गया, उसमें फली होती है। आपका चना हो गया, उसमें फली होती है। तो वो पॉड वाले माने जाते हैं। चलिए, क्या स्टूडेंट्स ये बेरी है? क्या ये, इसको बेरी कहा जाएगा? ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसको ड्रूप कहा जाएगा? ड्रूप, ड्रूप। जी, इसके फल को क्या ड्रूप कहा जाएगा? या स्टूडेंट चावल के फल को कैरियोप्सिस कहा जाएगा? कैरी कैरियोप्सिस। जी, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स आप इसे? ऐसा भी लिखते हैं, यदि आपको ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हो।
जी, कैरियोप्सिस। क्या कहा जाएगा भाई, बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जी, चलिए नहीं मालूम तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो याद रखिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स कैरियोप्सिस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी होगा। अब ये कैरियोप्सिस कैसे होता है? कैरियोप्सिस यदि आपको फ्रूट के एग्जाम्पल में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये कैसे दिखाई देता है, जरा इस पर चर्चा करेंगे, फिर ड्रूप पर भी आएंगे। पहले जरा कैरियोप्सिस देख लेते हैं। ठीक है, तो कैरियोप्सिस कैसा होता है? तो सर कैरियोप्सिस इस तरीके का एक आवरण होता है, ठीक है, इस तरीके से होगा जैसे, ठीक है, आपने धान को देखा होगा, ठीक है, और बीज वाले भाग में क्या होता है सर, बीज में इसका क्या होता है, फल होता है। कुछ इस तरीके से इसका क्या होता है सर, फल होता है, इस तरीके से। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो भी आप लोगों को ऑप्शन नजर आए, इस तरीके से जो भी फल आपको नजर आए, इन्हें कैरियोप्सिस कहा जाता है। ये कैरियोप्सिस होते हैं। अब मैं आपको यही एग्जांपल जो है किसके लिए दे दूं, ड्रूप के लिए दे दूं। ड्रूप, ड्रूप देखा है आप लोगों ने? बोलो सर पता नहीं ड्रूप देखा है या नहीं देखा। तो ड्रूप किसका होता है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ड्रूप देखा है सर? ड्रूप का मतलब क्या होता है सर, जिसमें क्या होती है सर, जिसमें गुठली होती है, गुठली। गुठली देखा है? बोले हाँ सर आम में है गुठली, आम में। बोले सर आम में गुठली है या नहीं आम में गुठली, बताइए। देखा होगा आप लोगों ने, लगातार पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई ये। बोले यस सर है, आम में गुठली है। बेर में गुठली है, बेर में। आम में गुठली है, मैंगो में है। बेर में गुठली है? बोले यस सर बेर में गुठली है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, प्लम कहते हैं। प्लम मतलब होता है बेर, सर बेर में गुठली है। जामुन में गुठली है? बोले यस सर। तो जिनमें एक गुठली होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ड्रूप। उसे क्या कहा जाता है, ड्रूप के नाम से जाना जाता है। तो कैरियोप्सिस भी समझ में आ गया आपको, ड्रूप भी समझ में आ गया। बोले यस सर, लिखते चलिएगा, क्योंकि जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसके सीड को क्या कहा जाता है, तो बच्चों से ये क्वेश्चन आसानी से नहीं बनते हैं। चलिए, अब ये बेरी यदि आपसे आ जाए तो जरा बताइए, यदि आपसे टाइप ऑफ फ्रूट में बेरी यदि आ जाए तो जरा बेरी बताइए, बेरी में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, बेरी फ्रूट टाइप के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? क्या इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का, ठीक है जी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी, खाओगे कभी? बोले भैया स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर देना, ये वाला बेरी तो नहीं है कहीं? जी, क्या ये स्ट्रॉबेरी वाला तो नहीं होगा, जरा बताइए। और कोई एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा यदि पता है तो। ओके, स्ट्रॉबेरी और ये वाले वेरी वाले आएंगे, चलो ओके वेरी गुड। और तो स्टूडेंट्स इसमें हाँ वैसी ही चीजें आएंगी आप लोगों की, ठीक है। यदि हम बेरी के सीड टाइप में यदि हम जाएं तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो क्या इसमें स्टूडेंट्स हमारा टमाटर आएगा, टमाटर, टोमेटो, हाँ या ना? टोमेटो इसमें एग्जाम्पल में आएगा या नहीं आएगा? सर इसमें बेरी में सर टोमेटो आएगा, बेरी में क्या आएगा सर, टोमेटो आएगा। तो सर ये कैसे होते हैं सर,
समझ में नहीं आया? तो स्टूडेंट्स टमाटर का आपने ये भाग देखा है? बोले यस सर देखा है। और उसमें स्टूडेंट्स इस तरीके से क्या बटे होते हैं, ब्लॉक बटे होते हैं, खंड बने होते हैं। टमाटर में देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके से टमाटर के खंड बने होते हैं। बोले यस सर। बीच में क्या होता सर, यहां पर फिर एक गूदा भी होता है। यदि आप देखेंगे तो यहां पर क्या होते हैं सर, इस तरीके से यहां पर गूदे भी होते हैं व्हाइट कलर के। देखा क्या? टमाटर यदि आप ओपन करेंगे तो टमाटर का, ठीक है, बीज वाला भाग जो होता है वो कठोर गूदे नुमा होता है, और बाकी जगह फिर आप लोगों को जो है इस मात्रा में क्या मिलते हैं, ऐसे बीज नजर आते हैं। ऊपरी भाग में बीज नहीं मिलेगा, बीज कभी भी बीज आपको यहां मिलेंगे टमाटर में। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स ये जो वाला भाग है, ये जो बीज वाला भाग है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं सर, बेरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेरी के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको बन जाएगा, यदि पेपर में दिया आता है तो। बनेगा या नहीं बनेगा बताइए? बन जाएगा? बोलिए यस, बिल्कुल। चलिए अब स्टूडेंट्स बेरी भी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ज्यादा बीज जिसमें होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे बीज पाए जाएं, वो आपका बेरी माना जाएगा। उस तरीके से एग्जांपल में। अब पॉड क्या होता है सर? पॉड में क्या जाएगा सर हमारा? पॉड के लिए हमने आपको बताया भी, इसमें क्या आएगा सर? मूंगफली आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा हमारा? मूंगफली, जिसे ग्राउंड नट या जिसे पीनट के नाम से जाना जाता है। और क्या जाएगा तो और क्या आएगा सर? इसमें हमारा सोयाबीन भी आएगा। क्या आएगा हमारा? सोयाबीन आएगा। इसमें हमारा आएगा, बताइए? मटर। बोल सर बिल्कुल आएगा। तो ये क्या है? तो सर ये क्या माने जाते हैं? हमारे पॉड माने जाते हैं, इन्हें फलीनुमा कहते हैं। बोले यस सर। तो धान के बीज को कैरियोप्सिस कहा जाता है। धान के बीज को क्या कहते हैं सर? कैरियोप्सिस कहते हैं। बोले सर बिल्कुल बनेगा। यदि आपके एग्जाम्पल में इस तरीके से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आसानी से आप आंसर लगा के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, SRI स्टैंड फॉर, एक शब्द यूज किया जाता है स्टूडेंट चावल के लिए, SRI का। ये SRI एक्चुअल में है क्या बच्चों, जरा बताइए? SRI जो है ये एक्चुअल में चावल के लिए यूज किया जाता है। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर? SRI क्या है? चावल के लिए यूज किया जाता है। क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है ये SRI? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसका यूज है, क्या यूज है वो आपको बताना है। ऑर्डिनेशन है, ओके। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये एक प्रकार का ऑर्डिनेशन है। और कोई? तो सर ये SRI जो होता है इसे कहा जाता है सिस्टम ऑफ, वर्ड एक लगाया गया है। आर का मतलब क्या होगा? राइस। और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है पर इंटेस्टिफिकेशन। जी ये हमारा क्या है? तो सर ये हमारा चावल है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। SRI के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहेंगे? चावल गहनता प्रणाली। इसे क्या कहा जाता है? चावल गहनता प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये क्या बताएगा? तो सर ये किस परिस्थिति में लगाया जा रहा है, ठीक है, कौन से पोषक तत्व हैं, सभी चीजों के बारे में स्टूडेंट्स आपको नॉलेज होगा, तभी जाके आप चावल की गह सकते हैं। ठीक है,
तो ये एसआरआई जो सिस्टम बनाया गया है, इसका यूज यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका यूज क्या है, तो क्या लिखेंगे आप इसका यूज? तो सर धान की बुआई की पद्धति है ये। क्या है? कुल मिला के एक प्रकार की पेपर में आता है बच्चों। एसआरआई क्या है? एसआरआई धान बुआई की एक पद्धति है। क्या है? धान बुआई, ऐसा भी लिख सकते हो, या धान बुआई, जैसा आप लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। धान बुआई की क्या है? एक पद्धति है। बोलिए सर, एक प्रकार की क्या है? सोइंग मेथड है ये। चलिए, एक और विधि आती है इसमें, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है। कौन सा नाम है स्टूडेंट्स? डेपोक विधि। चावल ही लगाने की एक विधि आती है, कौन सी सर? डेपोक विधि। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? लगातार पेपर में पूछा जाता है। ये दोनों विधि जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है डेपोक विधि, एक और विधि है, एक का नाम है श्री विधि। श्री, वही लड़कियों वाला श्री, नाम के सामने जो लगाते हैं ना, श्री, श्रीमान, महोदया, श्रीमती, वो वाला श्री है ये। एक है श्री विधि, धान लगाने की ही विधि है ये। क्या करने की विधि है सर? धान लगाने की विधि है। चलिए ठीक, क्लियर है, ओके। तो कैसे लगाया जाता होगा स्टूडेंट्स इसमें धान? एनीवन? इस सिस्टम से यदि धान बुआई की जाती होगी तो कैसे की जाती होगी जी? एनीवन यदि आपको जानते हैं इस विधि के बारे में, मैसेज करके बता सकते हैं इसमें धान कैसे लगाया जाता होगा। क्या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो थाला बनाया जाता होगा, पहले पानी इकट्ठा किया जाता होगा, फिर इसमें रुपाई की जाती है जी? आपने देखा होगा, पहले धान के क्या करते हैं, खेत के किसी एक कोने में धान के क्या करते हैं, और रोपे तैयार करवाए जाते हैं। ठीक है, नर्सरी तैयार करवाई जाती है। क्या तैयार करवाई जाती है? रोपे तैयार करवाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं, हमने क्या तैयार किया है? बोले सर धान की नर्सरी तैयार किया है। तो स्टूडेंट्स ये नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो खेत के किसी एक हिस्से में तैयार की जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, नर्सरी तैयार कर लिए, रोपाई तैयार कर ली, फिर खेत के एक बड़े हिस्से में मेड़बंदी की जाती है। खेत के एक बड़े हिस्से में क्या करते हैं? मेड़बंदी कर देते हैं, और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, बहुत ज्यादा पानी, बारिश का कीचड़ तैयार करते हैं ट्रैक्टर के द्वारा। फिर उस पानी से, इसमें पूरा पानी भरा हुआ होता है, कीचड़ तैयार करते हैं। फिर उस कीचड़ में क्या करते हैं? धान के जो हमने एक एक बीज हैं, ठीक है, एक एक जो पौधे हैं, उन पौधों को क्या करते हैं? यहाँ पर लगाते चलते हैं। कीचड़ में लगाया जाता है धान, धान को कीचड़ में लगाया जाता है। तो क्या स्टूडेंट्स ये विधि को हम लोग एसआरआई विधि कहते हैं। या स्टूडेंट्स खेत में हम लोग जो है वो इस तरीके से मेड़ बना लेंगे, उन मेड़ों में लगाया जाएगा धान के परे, परा कहते हैं, धान का परा लगाना, या धान की नर्सरी तैयार करना, या रुपाई तैयार करना। अलग अलग नाम है अलग अलग क्षेत्रों में। आपके इधर यदि लगाए जाते होंगे, कोई दूसरा नाम यदि यूज किया जाता तो जरा बताइए। तो स्टूडेंट्स क्या इस तरीके से लगाए जाते हैं? बताओ जी। धान लगाने की ये विधियां हैं, कैसे लगाया जाता है? पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं यहां से क्वेश्चन, मैसेज करें। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप, ठीक है, किसके साथ जाएंगे? या ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है? बताइए, क्योंकि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता नहीं है तो फिर आपको दिक्कत है बेटा, सीखना पड़ेगा जी। इसका मतलब आप लोगों को नहीं मालूम। तो यदि आप लोगों से पेपर में ये क्वेश्चन यदि आ जाए भाई,
ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर कैसे देंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह पद्धति जो है, एसआरआई पद्धति जो है, ये अफ्रीका से लाई गई है। कहां की पद्धति है बच्चों, पेपर में ये भी आया है, अफ्रीका देश की है। क्यों? क्योंकि सर अफ्रीका में क्या होता है, ठीक है, पानी का थोड़ा सा अभाव है इस एरिया में, अफ्रीका से लेकर आया गया इस विधि को। इसी विधि को, ठीक है, इसी विधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो सर इसी विधि को, ठीक है, धान की मेडागास्कर, धान की मेडागास्कर विधि कहते हैं। इसी को धान की क्या कहते हैं, मेडागास्कर विधि के नाम से जाना जाता है। बोलते इसको धान की मेडागास्कर विधि क्यों कहा जा रहा है, तो फ्रेंड्स अफ्रीका का एक शहर है जिसका नाम क्या है, तो सर जिसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, क्या नाम है उसका, उस जगह का नाम है मेडागास्कर। उस जगह से ये विधि को लिया गया है, उस जगह के लोग जो हैं इस विधि को लगाते थे, उनके नाम से, मतलब उस जगह के नाम से क्या किया गया, इस विधि को लाया गया है। चलिए ठीक, क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, तो सर इस विधि में पानी, समय एवं बीजों, इनकी सबकी बचत हो जाती है। कैसे लगाएंगे इस विधि को, तो सर सबसे पहले हमें क्या तैयार करना होगा, सर सबसे पहले हमें नर्सरी तैयार करना है। अभी जो हमने आपको बताया थे क्या तैयार करना है, सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे नर्सरी। ठीक है, तो नर्सरी तैयार कर लिए, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करना है, तो स्टूडेंट्स फिर हमें खेतों में क्या करना है, सर खेतों में पानी भरना है। खेतों में क्या करना है सर, पानी भरना है। पानी भरने के बाद में क्या करना होता है, हमें एक पौधा यहां लगाया गया तो सर दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, फिर पांचवा यहां, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, कतार में लगाना पड़ता है। कैसे लगाना पड़ता है सर, एक कतार में लगाया जाता है। तो सर इसमें क्या किया जाता है, कीचड़ बना के लगाया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो नर्सरी तैयार करते हैं तो बीज कम लगते हैं, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगते हैं, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। बोले यस सर, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं जरा बताओ, यदि आपसे पेपर में जाए भैया 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ जमीन होती है, तो सर 2.47 एकड़ जमीन होती है। कितनी होती है, 2.47 एकड़ जमीन आती है 1 हेक्टेयर के अंदर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बनेगा यदि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए तो। यह भी पूछा गया है कि धान की नर्सरी विधि में प्रति हेक्टेयर कितने बीजों की आवश्यकता होती है, हाउ मेनी सीड टू रिक्वायर इन अ नर्सरी मेथड। जी, तो क्या लिखेंगे, धान के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज लगते हैं। अब ये जो धान की नर्सरी में जो बीज लगाए जाते हैं, धान का जिसे हम लोग रोपा कहते हैं भैया, धान लगाने की जो सिस्टम है, इनकी जो बीज, जो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है वो कितनी रखी जाती है। धान के पौधे की रोपाई जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स पौधे से पौधे की दूरी कितने सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए, कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी कितने बाई कितने सेंटीमीटर। जी, तो यदि हम इनकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, तो 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर, ये पौधे से पौधे की, कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए। लगाने का सिस्टम ये कहता है। पेपर में इस तरीके से हमसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो। चलिए ओके, समझ में आ गया, बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है समझा देते हैं पूरा डिटेल में कि अफ्रीका वाले लोग इस विधि का यूज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस विधि में धान की किस्म ली जाती है जो सबसे अच्छी होती है, हाइब्रिड किस्म ली जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, धान की नर्सरी तैयार करते हैं, 10 से 12 दिन में पौधे क्या हो जाते हैं, थोड़े से तैयार हो जाते हैं, लगाने लायक हो जाते हैं 10 से 12 दिन में, ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। और एक एक पौधे को लगाया जाता है, एक एक पौधे को लगाया जाता है।
बोले यस सर। तो कैसे? तो सर यदि हम खेत में डायरेक्ट कोई बीज लगा दें, खेत में यदि हम कोई डायरेक्ट बीज लगा दें तो उसे बड़े होने में समय लगेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है सर, वातावरण का फर्क पड़ता है, उसमें वातावरण का क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। लेकिन यदि स्टूडेंट्स जैसे मान के चलो आपके घर में गेहूं है, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके घर में गेहूं है, एक गेहूं आप जो है वो खेत में लगा के जाए और एक गेहूं का दाना जो है वो आपके घर में लगा दें और उसको एक टोकरी से ढक दें, एक दाना गेहूं का लगा दें, उसको टोकरी से रख दें, तो कौन सा पौधा जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा जर्मिनेट करेगा, जरा बताओ, सबसे ज्यादा जर्मिनेट कौन सा करेगा? तो सर इंडिया में भुजलिया का एक त्योहार होता है, इंडिया में एक त्योहार कौन सा होता है सर, भुजलिया का त्योहार होता है। बोले यस सर। तो भुजलिया जो है हमारी 4 से 5 दिन में काफी ज्यादा ग्रो कर लेती है, 12 दिन में बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन वहीं पर गेहूं को बड़ा होने में महीनों लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स वही मेथड से क्या करते हैं सर, हम लोग रोपे तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार कर लेते हैं सर? पौधे तैयार कर लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया हमने पौधे तैयार कर लिए, सीडलिंग कर लिया। क्या कर लिया? सीडलिंग कर लिया, पौधे तैयार कर लिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, पौधे तैयार हो गए। और सिंगल सिंगल एक एक पौधा लगाया जाता है, ठीक है। इसमें FYM डाला जाता है जब हम ये, ठीक है, पौधे लगाएंगे चावल के, यदि हम लोग रोपे लगाते हैं धान के, तो स्टूडेंट्स FYM का मतलब क्या होता है जरा बताओ, एनीवन? सर FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर। जिसे क्या कहा जाता है सर? जिसे कहा जाता है गोबर की खाद। गोबर की खाद का इंग्लिश नाम क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर है। गोबर की खाद का इंग्लिश नाम फार्म यार्ड मैन्योर है, जिसे FYM भी कहा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। FYM स्टैंड फॉर, FYM को क्या कहते हैं सर? इसको गोबर की खाद कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये नर्सरी के द्वारा तैयार किया जाता है इस विधि को, ठीक है। नर्सरी पहले बनाएंगे, फिर हम लोग खेत में क्या करते हैं, एक एक पौधे करके लगाते हैं। तो ये है हमारी कौन सी विधि? SRI विधि के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाएगा तो। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, यदि ऐसे क्वेश्चन यदि हमारे एग्जाम में आते हैं तो आपको इजीली ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। SRI यदि आता है तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल बनेगा ये क्वेश्चन, अब तो आप लोगों से आसानी से बनेगा। चलिए अब स्टूडेंट्स पेपर में क्या पूछा जाता है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइस इज अ विच टाइप ऑफ प्लांट? राइस इज अ विच टाइप ऑफ प्लांट? ठीक है, राइस या धान या चावल, जो भी आप लिखना चाहें, चावल या धान किस तरह का पौधा है? और इस तरीके के क्वेश्चन का आना, ठीक है, एक लेवल मेंटेन करता है एग्जाम का। कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं पेपर में। तो स्टूडेंट्स क्या ये जो SDP का होगा एग्जाम्पल, या स्टूडेंट्स ये LDP का एग्जाम्पल होगा, या स्टूडेंट्स ये DNP का एग्जाम्पल होगा, या स्टूडेंट्स ये किसी का भी नहीं होगा? नन ऑफ दीज, कोई नहीं। जी बताइए सर, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, ये सर ये शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिए SDP LDP, ऐसा लग रहा सर कोई, ठीक है, जॉब वाले का नाम लिखा होगा SDP LDP। क्या होगा? तो स्टूडेंट्स SDP का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु दिवस पौधे। लघु दिवस पौधे मतलब जिन्हें धूप की आवश्यकता कम हो, जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता कम हो, उन्हें कहा जाता है SDP, प्रकाश की आवश्यकता कम हो। तो सर प्रकाश की आवश्यकता किसे कम होगी? तो सर जो खरीफ की क्रॉप होगा, खरीफ की क्रॉप, सारी की सारी खरीफ की फसलें जो हैं वो किसका एग्जाम्पल होंगी?
जी, क्योंकि भैया बारिश के समय में खरीफ क्रॉप कब लगाई जाती है सर? बारिश में। बारिश में क्या होती है सर? धूप कम निकलती है। धूप कम निकलती तो क्या होगा सर? शॉर्ट डे रहेगा। धूप कम निकलने का मतलब होगा शॉर्ट डे, लघु दिवस। ठीक है। एलडीपी का मतलब क्या होगा सर? एलडीपी का मतलब होता है, शॉर्ट की जगह क्या हो जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या हुआ? तो सर दीर्घ प्रकाश वाला। यदि आप दिवस नहीं लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? दीर्घ प्रकाश पौधे, जिनको ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। ठीक है। लघु प्रकाश मतलब कम प्रकाश वाले, तो दीर्घ प्रकाश पौधे बन जाएगा ये, या दीर्घ दिवस। तो स्टूडेंट्स, ऐसे पौधे जिन्हें ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है, तो ये ठंड के समय वाले हो गए। मतलब ये टोटल क्या हो गई सर? रबी फसल हो गई, क्योंकि ठंड के समय में सुबह से धूप निकल जाती है। ठंड के समय में सुबह से धूप निकल जाती है, तो सारे रबी की फसल जो है वो एलडीपी में आती, क्योंकि इनको ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। बोलिए सर, 12 से 14 घंटे की धूप चाहिए होती है ऐसे पौधों को, उन्हें एलडीपी पौधे कहते हैं। सारे रबी के पौधे इसी में आएंगे। गेहूं आएगी इसी में आपकी सरसों आएगी एलडीपी में। इसमें खरीफ की फसलें, सारी खरीफ की फसलें इसमें आ जाएंगी। इसमें हमारा धान आएगा, इसमें हमारी मक्का आएगी, इसमें हमारा सोयाबीन आएगा। इनको कम प्रकाश चाहिए। अब ये डीएनपी का मतलब क्या होता है? डीएनपी का मतलब, तो सर डीएनपी का मतलब होता है हमारा डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट होता है। अब ये डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब क्या है भाई? तो सर जिन्हें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। मतलब जो 12 मासी वाले पौधे होते हैं, ठीक है, जो 12 मासी वाले पौधे होते हैं जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो इसमें आते हैं स्टूडेंट्स। यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया इसमें कैसे लोग आते हैं, तो जिन्हें प्रकाश की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन लोगों को इसमें रखा जाता है। आई होप बन जाएगा। पेपर में दिया आता है तो देख लीजिए। कोई डाउट यदि आपके मन में चल रहा हो, कुछ पूछना चाहें आप, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बन जाएंगे जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, मतलब मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उसी पर निर्भर रहेंगे ज्यादातर। वो डे, ठीक है, न्यूट्रल प्लांट इसी में आएंगे। अब ये डे न्यूट्रल वाले प्लांट के एग्जाम्पल बता दो भाई, क्योंकि पेपर में दिया आ गया तो आपसे तो बहुत सारे बच्चों से बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जाम्पल यदि आपको कुछ पता हो, मैसेज करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर प्रकाश की आवश्यकता नहीं का मतलब क्या है? यहां पर मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया हमें इतना चाहिए। ठीक, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भैया जिनको मिल जाए खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो भी नहीं खाएंगे। तो सर इसमें आ जाएगा हमारा रोज। जी। गुलाब 12 से 12 महीने होता है। जब पानी गिरेगा तो भी होगा, धूप आएगी तो भी होगा, ठंड रहेगी तो भी होगा। टमाटर 12 से 12 महीने लगाया जाता है। हर मौसम में आपको जो है मिलेगा। 12 से 12 महीने आपको मार्केट में टमाटर मिल जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ककड़ी आपको 12 से 12 महीने मिल जाएगी। कुकुम्बर, ककड़ी मिल जाएगी 12 से 12 महीने आप लोगों को। तो ऐसी फसलें जो कभी भी उगाई जा सकती हैं, जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता का कोई ज्यादा ऐसा, ठीक है, मैटर नहीं करेगा कि भैया इतना ही प्रकाश चाहिए, वो सब की सब होती हैं डीएनपी। यहां से हर बार क्वेश्चन आ चुके हैं। वेजिटेबल सभी नहीं होगी बेटा, सभी वेजिटेबल नहीं होगी, सभी वेजिटेबल को नहीं उगाया जाता है। आप वेजिटेबल मत बोलिएगा सभी, गलत आंसर होगा। हाँ, मक्का उगाया जा सकता है, मक्का भी उगाया जा सकता है, लेकिन वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उगाया जाता है। टमाटर प्रोडक्शन के हिसाब से 12 से 12 महीने उगाया जाता है। गुलाब की खेती 12 से 12 महीने की जाती है। ककड़ी 12 से 12 महीने आपको मार्केट में मिलेगा। हाँ, यदि आप इसमें लेना चाहें तो कोरिएंडर ले सकते हैं, धनिया भी आप ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या कोरिएंडर, धनिया? क्या धनिया 12 से 12 महीने आपको मार्केट में मिलता है? धनिया बोले यस सर बिल्कुल मिलता है। तो इसमें कोरिएंडर आ जाएगा, आपका धनिया आ जाएगा। बोले यस बिल्कुल आएगी। इसमें क्या स्टूडेंट्स हमारी चिली आ जाएगी। चिली यदि हम चिली यदि लेना चाहें तो जरा बताइए, चिली आएगी।
मतलब मिर्च। बोले यस सर, मिर्च आ जाएगी। तो जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता की जरूरत, ठीक है, ज्यादा नहीं है, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक वाले जो हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं डीएनपी। और यहां से क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी आपके एग्जाम में। चलो ओके, ठीक है भाई। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में आप लोगों से टेस्ट वेट पूछा जाता है। टेस्ट वेट ऑफ राइस इज, कोई भी राइस, बासमती राइस बोल दिया जाए या कोई भी राइस बोल दिया जाए, चावल का टेस्ट वजन होता है। चावल का टेस्ट वजन होता है। बताइए स्टूडेंट्स, चावल का टेस्ट वजन कितना होता है? क्या स्टूडेंट्स ये 24 ग्राम होता है? क्या ये स्टूडेंट्स 21 ग्राम होता है? क्या ये स्टूडेंट्स 32 ग्राम होता है? क्या ये स्टूडेंट्स 12 ग्राम होता है? टेस्ट वजन बताना है आपको। अब कुछ लोगों को ये टेस्ट वेट नहीं मालूम तो फिर दिक्कत हो जाएगी। किसे कहते हैं बच्चों टेस्ट वेट? मैसेज करके बता दो पहले कि टेस्ट वेट किसे कहा जाता है। एनीवन? यदि आप बताना चाहें तो जल्दी से बताइए, किसे कहा जाता है भाई टेस्ट वेट? 1000 दानों का वजन। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या है? 21 ग्राम जो है वो इसका राइट आंसर होगा। टेस्ट वेट किसे कहा जाता है? तो किसी भी फसल के लिए टेस्ट वेट आता है। ये आप घर में प्रैक्टिकल जरूर करें। आपके आसपास जितने भी, ठीक है, जैसे चावल है आपके आसपास में, आपके पास में राई मिलेगा, सरसों मिलेगा, गेहूं मिलेगा, ठीक है, मक्का मिलेगी, सोयाबीन मिलेगा। तो जितने भी आप लोगों को फसल मिलती है, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स मतलब खाद्यान्न फसलें यदि आपको मिलती है तो उनका टेस्ट वजन आप जरूर निकाल के रखें, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल भी हो जाता है आप लोगों का। नहीं तो फिर आप रटें, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। जैसे आपके पास मूंगफली है, तो मूंगफली के 1000 दानों का वजन कितना होता है? तो 1000 मूंगफली को काउंट करो, उसको, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट में रख दो, ठीक है, और तौल लो। तौलने के बाद में क्या होगा? उसका वजन निकालो, कितना निकलेगा। तो उसे हम लोग टेस्ट वजन कहते हैं। तो जब चावल के 1000 दाने लिए गए तो चावल के 1000 दानों का एवरेज वजन जो है वो 21 ग्राम निकल कर आया। चावल के 1000 दानों का वजन, जी हाँ स्टूडेंट्स, 1000 दानों का वजन टेस्ट वेट कहलाता है। किसी भी फसल के 1000 दानों का जो वजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। वेट ऑफ 1000 सीड्स, वेट ऑफ 1000 सीड्स। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। यहां से यदि पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आप लोगों से पूछ लिए जाए तो नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन यदि आया तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये पूछा क्या है। ह्यूलिंग परसेंटेज, ह्यूलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज, हिंदी नाम नहीं दिया जाएगा तो कंफ्यूज होना ही होना है। चावल में ह्यूलिंग का प्रतिशत है, इसलिए आप लोगों को बायलैंग्वेज पढ़ाया जाता है, दोनों भाषा में इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। अब ये ह्यूलिंग आ गया है, जिन लोगों को नहीं मालूम वो निपट जाएंगे यहां पर। चलिए, ये स्टूडेंट्स 30 से 50% होता है, ये 60 से 65% होता है, ये 80 से 85% होता है, या ये स्टूडेंट्स 45 से 50% होता है। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे जरा बताइए।
जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है मैसेज करके बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ह्यूलिंग का मतलब होता है क्या? ह्यूलिंग मतलब क्या होता है जरा बताओ। ह्यूलिंग का मतलब होता है भूसी। जो चावल का भूसा निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे कहा जाता है भूसी, याद रखना। देखा है आपने चावल की क्या निकलती सर? भूसी निकलती है। या चावल का क्या निकलता है? छिलका निकलता है। बोले यस, अब तो बहुत इजी हो गया सर, लेकिन ये नाम यदि आया ना तो फिर नहीं बनता बेटा। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड का बहुत बड़ा इशू है। 4-5 क्वेश्चन आपके जो है कम ज्यादा होते हैं। ओके, चावल में 80% छिलका होता है और केवल 20% ही उसके अंदर क्या होता है? खाद्य पदार्थ होता है, ऐसा। वेरी गुड। और कोई? तो स्टूडेंट्स चावल का जो छिलका होता है उसका 60% छिलका होगा और 40% क्या होता है उसमें? खाने वाला भाग होता है। 60% के आसपास में क्या होता है? उसमें छिलका होता है चावल में। बासमती चावल ले लो या कोई भी और चावल ले ले, आप लोग जो भी आपके एरिया में आप जो भी चावल खाते हो, लगभग 60% के आसपास में उसमें छिलका पाया जाता है। उसका जो बाहर का जो आवरण होता है, ठीक है, ये जो बाहर का आवरण होता है ये 60% होता है, और अंदर का जो इसमें गूदा होता है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, ये 40% होता है। बन जाएंगे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में यदि पूछे जाएं तो? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। बनेगा? चलिए ठीक है भाई, बन जाएगा। तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।